कॉर्नर टेबल टॉक के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं श्रुति शर्मा। श्रुति हाल ही में एसबीआई पीओ के लिए चयनित हुई हैं और अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रही हैं। श्रुति, ये बताओ एसबीआई पीओ कैसा एग्ज़ाम है? सर मतलब इजी और डिफ़िकल्ट के रूप में, जैसा लोगों की राय रहती है। सर लोगों की राय तो ऐसी रहती है कि डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम है। मतलब राइट, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? मतलब सर स्ट्रेटेजी से चलो तो हो जाता है, ठीक है। विद इन अ ईयर पॉसिबल है अगर स्ट्रेटेजी से चलो तो। स्ट्रेटजी से चलो, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? सर मेरी स्ट्रेटेजी मैंने फरवरी में स्टार्ट करा था, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जो इंटरव्यू है और जो मेंस है उस पर पहले फोकस करना है। प्री तो हो जाएगा, विद इन अ मंथ पॉसिबल है प्री क्लियर करना। तो नॉर्मली जब विद्यार्थी प्रेपरेशन शुरू करते हैं तो ये बात बड़ी अजीब सी बात है कि आप कहो कि प्री तो 1 मंथ में हो जाएगा। ये शायद तब संभव है जब आप एक बार पूरा कोर्स ठीक से कर चुके हैं। तो एसबीआई पीओ की प्रेपरेशन में मुझे लगता है 2 फेजेस हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग, एक बार आप अपना कोर्स ठीक से करिए। जितना मैं जानता हूँ कि हमने पिछले साल के बाद जो इस साल एक थोड़ा चेंज किया था, वो चेंज क्या था? सर अभी चेंज तो ये किया था कि पहले तो लोगों की वो मेंटलिटी आपने बदली थी कि टाइम लगता है, राइट। कि ऐसा नहीं है कि 6 महीने में हो जाता है। वो चीज़ें जो है वो इतनी होती नहीं है। ये वास्तव में भी ठीक बात है क्या 6 महीने 8 महीने में नहीं होता है? सर वो बैकग्राउंड अगर इतना स्ट्रांग हो तभी हो पाता है, अदरवाइज आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। माने जब जब हम आर्ट्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों या जनरल मैथ्स वाले हों, हाँ तो आम कैंडिडेट हो जिसने पहले कभी भी एक बार एप्टीट्यूड को ठीक से नहीं पढ़ रखा है, हाँ उसे कितना टाइम लगता है? 2 सेशन? हाँ सर आराम से लगता है। 2 सेशन लगते ही लगते हैं, राइट। तो तुम्हारी स्ट्रेंथ रही है, जैसा अक्सर मैं तुम्हारा उदाहरण भी देता हूँ, यदि आपको एसबीआई पीओ को स्ट्रैटेजिकली यदि क्लियर करना है तो आप श्रुति से एक चीज़ सीख लो और वो है शेड्यूल को फॉलो करना। इस एग्ज़ाम में शेड्यूल का डिसिप्लिन कितना मायने रखता है? सर शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ डेली कर रहे हो तो धीरे धीरे जाके वो चीज़ फाइन हो जाती है, ठीक है। फाइंड हो जाती है। तो मेरा यही था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो Right. कहीं ना कहीं उसमें राइट प्रैक्टिस में अक्सर मैं हाँ, राइट, अंडर गाइडेंस। अंडर गाइडेंस। तो यही था कि शेड्यूल ढंग से फॉलो करना है। और शेड्यूल मेरे ऐसे नहीं था कि सेम शेड्यूल पूरे साल फॉलो करा है। जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ चेंज करा, आपसे कंसल्ट किया, आपने कई राय दी, उस हिसाब से एडजस्ट भी करा है। राइट। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी फ़ायदा मिला है आपके गाइडेंस का। और साथ में ही मेरा जो एफर्ट था वो थी कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी है। डेली करंट अफेयर्स करना है तो डेली करना है, मतलब कहीं बाहर भी जाना है किसी दिन तो Right. सुबह करंट अफेयर्स करके जाना है। पिछले एपिसोड में मैं चेतन से बात कर रहा था और चेतन से मैंने कहा कि मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी थी। मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा, तो उसने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस तो तगड़ा ही था। और तगड़े से मतलब ये था कि ठीक है मैंने पेपर दे दिया और मेंस के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि मेंस में क्या होगा। बस आपकी कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। कमांड होनी चाहिए। रिंकू का भी लगभग ऐसा ही था कि आप पढ़ते रहिए फिर एकदम हो ही जाना है। और इससे पहले वैशाली जो हमारे लिए सबके लिए एक पेशेंट्स के रूप में बड़ी इंस्पिरेशन है, और अंकिता चूँकि बहुत काम कंपोज रहते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना, लगातार फाइट करना और ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये सब लोगों ने बताया। तो जैसे चेतन कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस तगड़ा ही रहा, तो मेंस को लेकर वो कहते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, और आपके कह रहे हैं कि नहीं ये पूरा स्ट्रैटेजी का खेल है। तो ये जो बात है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर अगर जितने अलग लोग हैं उनकी उतनी अलग स्ट्रेटेजीज रहती है। Right. तो जैसे चेतन ने बताया कि उनका अलग एक्सपीरियंस है, वो ओपन रखते थे खुद को एक्सपोजर के लिए, तो उस चीज़ का उनको फ़ायदा मिला होगा। बट मेरा था कि एक्सपोजर ठीक है, बट कंसिस्टेंसी मुझे लगा कि ये मुझे कहीं ना कहीं एंड गोल तक पहुँचाएगी। कंसिस्टेंसी एंड गोल हाँ। तक पहुंचाएगी। वो अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये चीज़ करनी तो चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी में आपने किस चीज़ को कंसिस्टेंट रखा? सर एक ही ख्याल से सुबह उठती थी कि एसबीआई पीओ बनना है, और उसी ख्याल में पूरा दिन निकल जाता था। Right. उसी ख्याल से सोती थी, ठीक है, मतलब आपने खुद को मेंटली तैयार किया। मेंटली तैयार कर। तो आपके एक्शन जो थे सुबह से लेकर शाम तक, आपका शेड्यूल क्या रहता था? मतलब हर कोई जानना चाहता है कि यार
कोई व्यक्ति सफल हो गया है तो मुझे ये जानना है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मैं श्रुति दीदी से क्या सीखूं कि मैं भी उनकी तरह SBI PO में ब्रेक थ्रू ले लूं। तो वो शेड्यूल क्या था, वो मैजिक शेड्यूल क्या था? सब बैलेंस था, बैलेंस्ड अप्रोच रखी थी कि पहली चीज़ तो ये कि सब चीज़ों को प्रॉपर टाइम देना है बराबर Right. का। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा थोड़ा दिमाग को ब्लफ भी करना है कि ज़्यादा भी नहीं पढ़ रही हूँ मैं, ठीक उस है। हिसाब से मैंने मतलब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है और फिर भी दिमाग को ब्लफ करना है। हाँ हाँ उस टाइप मतलब हम पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, फिर क्या Enjoy कर रहे कर हैं, रहे हैं। ठीक है यार इंजॉय तो कर रहे हैं। हाँ उस टाइप से करा था। ठीक है। तो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स करती थी मैं, ठीक है। उसके बाद थक जाती थी, मतलब मेंटली ऐसा था कि बस इससे ज़्यादा कुछ मुझसे पढ़ाएगा नहीं। अच्छा, करंट अफेयर्स के बीच में ही मैं एक बात पूछूंगा, न्यूज़पेपर का और करंट अफेयर्स में मैं अक्सर कहता हूँ कि आप किंग्स के रिसोर्सेज के साथ साथ कुछ आउटसाइड एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लोर जरूर करें, और उसमें भी दो समस्याएं होती हैं। कुछ हमने तो सभी तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया है, फिर चाहे वो ऑनलाइन सोर्सेज हो, कोई इंडिविजुअल टीचर हो, लेकिन इसमें अक्सर हम लोग एक बात देखते थे कि कुछ GS के ऐसे टीचर्स हैं जो बैंक के लिए भी तैयारी करा रहे हैं, SSC को भी तैयारी करवा रहे हैं, रेलवे के लिए भी तैयारी करा रहे हैं, और सबको एक साथ एक ही करंट अफेयर्स का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। तो मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूँ कि ऐसे टीचर से हमेशा दूर रहना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है? सर बिल्कुल ऐसा है, मार्केट में सब अवेलेबल है, और जैसे बच्चे मुझसे पूछते भी है कि इनसे पढ़ ले क्या, उनसे पढ़ ले क्या, तो मैं यही बोलती हूँ कि एक सोर्स फॉलो करो और फोमो से बचो। फोमो से बचो। हाँ। फोमो का मतलब? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं कि बहुत मेरा ज़्यादा छूट पढ़ भी रहे नहीं जाए, हैं, छूट डबल सोर्स फॉलो कर रहे हैं, Double जो कि source रिवीजन follow में कंप्लीट ही नहीं हो पाता वो है। रिवीजन में कंप्लीट ही नहीं होता। तो जीके की तो सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई एक ऑथेंटिक अच्छा सा सोर्स लीजिए और 6-7 बार उसे रिपीट कर लीजिए। तो तुम सुबह शुरुआत करती थी 2 घंटे, तो उन 2 घंटों में क्या करती थी जीके के लिए? सर PDF थी जो बताई थी आपने, उसको देख लेती थी। उसका प्रिंट लिया? हाँ, और उसको सुबह सुबह 2 घंटे टाइम देती थी ठीक है। अच्छे से मेमोराइज करने के हिसाब मेमोराइज करने के हिसाब से। से। और लगता है 2 घंटा, अब बोलने में थोड़ा ऐसा ज़्यादा लगता है बट 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करते हैं तो कई बार ऐसा पूछते भी हैं वो कि सर हम शुरुआती दिनों में क्या करें, जबकि उनका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश अभी थोड़ा आगे नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है ये वाला टाइम है जब उन्हें न्यूज़पेपर के साथ जुड़ना चाहिए, जी सर बिल्कुल। क्योंकि वो जो पहला साल स्टूडेंट्स खो देते हैं वो इसलिए खो देते हैं कि वो रीजनिंग और मैथ्स में ही अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। इसको लेकर तुम्हारी क्या राय है? अगर कोई बिगनर जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आए तो उसको न्यूज़पेपर की आदत नो डाउट डालनी चाहिए, क्योंकि ठीक है। बढ़िया है वो, रीडिंग के हिसाब से भी इंग्लिश भी इम्प्रूव करेगा, आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव करेगा, आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, वो पजल्स भी फटाफट आप रीड कर पाओगे, राइट। तो वो तो हेल्प हर सब्जेक्ट में करेगा आपको। ठीक है। ओवरऑल नॉलेज भी बढ़ाता है। और साथ ही साथ जो क्लासेस वगैरह आप जो भी लेते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, उसकी क्लासेस लो, पर ज़्यादा इतना बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में खुद मैंने ऑनलाइन कोचिंग से स्टार्ट किया था, और अब उसमें वो लोग बोलते हैं कि दिन के 100 सवाल करो, लाइक Right. बोलते हैं लिटरली कि 100 सवाल सिंप्लीफिकेशन के कर लो, इतने होते हैं क्या? नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं। कभी नहीं होते। मैं तो हमेशा कहता हूँ 10 करो बहुत होता है। स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है बच्चा, स्ट्रेस आउट हो जाता है। मैं स्ट्रेस्ड आउट होकर यहीं आई थी। ठीक तो है। बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब एक रूम में इंसान पढ़ रहा है और उनको इनपुट्स ये मिल रहे हैं कि आप इतना करो इतना करो, सब बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं कमेंट्स में कि हमने कर लिया हमने कर लिया, और आपसे नहीं हो रहा है। ठीक है। कितना बुरा फील होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ। यार मैं पीछे जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ, अब ये बात आ गई है, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप यूनिक हैं, आपकी पेस भी यूनिक है और आपकी लर्निंग भी एक यूनिक स्टाइल की है। तो आप है ना किसी से भी कंपैरिजन बिल्कुल ना करें, आप अपनी पेस पे जाइए और कॉम्प्रिहेंशन का खास ध्यान रखें। यदि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो उनका आपको कोई लाभ कभी भी नहीं मिलेगा। शुरुआती दिनों में तुम्हें मैथ्स को लेकर के बहुत फियर रहता था, उस फियर से तुम ओवरकम कैसे हुई? सर जैसे मैथ्स में बैंक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स का सिलेबस सबसे बड़ा है, अरिथमेटिक का बड़ा। अरिथमेटिक का बड़ा है, हाँ। ऑफ कोर्स बड़ा है, उसमें टाइम और वैसे बहुत छोटा है। वैसे छोटा है अगर समझ में आ लेकिन जाए हाँ, समझ में आ जाए तो, और एप्लीकेशन ओरिएंटेड देखें तो काफी बड़ा सा लगता हाँ है, बड़ा सा पर है बहुत छोटा। है छोटा। तो मुझे भी ऐसा ही लगा था स्टार्टिंग में कि इतने सारे टॉपिक्स है, करने में से आता कुछ भी नहीं है ढंग से। ठीक है। तो मैं टॉपिक में ज़्यादा फंस गई थी कि यार ये टॉपिक नहीं आता, ये आता है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो राजेश भाई की क्लासेस आपने लेने को बोला था और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है, मतलब
मेरा पूरा डर निकाल दिया है मैथ्स का। अब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं इसको एज अ प्रॉब्लम देखती हूँ, क्वेश्चन नहीं देखती हूँ कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है या उस टॉपिक का। यस, एज अ प्रॉब्लम। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे भी जब भी बच्चे कोचिंग शुरू करते हैं तो टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसमें मैथमेटिकल रिलेशन और क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग है उस पर फोकस नहीं करते हैं। और बच्चों को पसंद भी यही रहता है। शुरुआती तौर में कोचिंग वाले ये चाहते हैं कि बच्चे को डेमो देते हैं और कन्वर्ट करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और उस कन्वर्जन के चक्कर में हम वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो बच्चों को मैजिक लगता है कि शॉर्टकट्स, मेथड्स। अच्छा, ये शॉर्टकट वाला जो मिथक है, चेतन ने भी इस पर बहुत कुछ बोल दिया है, पर फिर मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा कि शॉर्टकट वाला क्या मिथक है? सर बकवास है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट्स वहाँ काम ही नहीं आएगी। काम ही नहीं आएंगे। मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा आपके साथ? सर कुछ काम नहीं आता है, जो आपके बिहेवियर में है वही काम आएगा। वही काम आएगा। तो आज एक स्टूडेंट यदि SBI PO की तैयारी करना शुरू करे और उसके पास करीब करीब 1.5 साल हो, क्योंकि 1.5 साल पहले तो आपको शुरू करना पड़ेगा। SBI PO 1.5 साल से पहले तो नहीं हो पाएगा यदि आप सामान्य विद्यार्थी हैं तो। सामान्य विद्यार्थी। तो एक विद्यार्थी को अपने 1.5 साल को कैसे टुकड़ों में बांटना चाहिए, पहला सवाल ये। दूसरा ये, जो रिपीटर है उसे अपने अगले 6 महीने कैसे बांटना चाहिए, दूसरा सवाल ये। और तीसरा सवाल ये कि रोज को कैसे बांटना चाहिए, हर दिन उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटजी ऐसे ही रही है, हमने पहले साल भर को टुकड़ों में बांटा, फिर हमने उसे महीनों में बांटा, महीनों को हमने उसे वीक और डेज में बांटा। तो वो एक बार फिर से बता दो कि हमने सक्सेस को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो स्ट्रैटेजी का कोड क्या है विद्यार्थियों के लिए? सर बिगनर्स को तो मैं बोल रही हूँ बस एक्सपोजर चाहिए। ठीक है। 6 महीने तो कम से कम एक्सपोजर चाहिए सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। मतलब कुछ मत करिए, आइए और जाइए, आइए और जाइए और रीडिंग करिए जितना कर बस, सकते हो, बस यही। दैट्स फाइन। सर फिर उसके बाद थोड़ा सा अंडर गाइडेंस। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रेपरेशन, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो प्रेपरेशन करते हैं कि 6 महीने में बैंक का कोर्स खत्म हो गया, कोचिंग में नॉर्मली यही होता है। तो 6 महीने का कोर्स खत्म हो गया और उसके बाद ही वास्तव में जब कोचिंग की जरूरत होती है तब तक कोचिंग वाले कहते हैं हमने तो कोर्स करवा दिया। ये कितना ज़्यादा स्टूडेंट पर दबाव डालता है? सर ये मुझ पे भी आया था दबाव कि मैं एक शहर छोड़ के दूसरे शहर आई हूँ कोर्स करने बैंकिंग का। वो भी लोग नीट के लिए, IIT के लिए जाते हैं, समझ आता है बैंक का कोर्स करने जा रही है। हाँ देखा, उज्जैन से चल करके सीख कर आना। तो उधर से दबाव था कि यार 6 महीने में कोर्स हो जाता है, तू क्या कर रही है, 1.5 साल हो गया तुझे। राइट। तो ये कहीं ना कहीं दबाव था, पर मैं थोड़ा डटी रही और मैंने बोला कि नहीं टाइम लगता है ऐसे करके। राइट। तो ये चीज़ बिल्कुल एक मिथ है कि 6 महीने में सिर्फ कोर्स होता है, एग्जाम नहीं निकलता। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि 6 महीने में साक्षरता होती है, हाँ। उसके बाद आपकी प्रेपरेशन शुरू होती है। स्टूडेंट साक्षरता को ही क्या समझ लेते हैं? प्रिपरेशन, अपनी प्रेपरेशन समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल मतलब बहुत ही डाइवर्जेंट आइडिया है। हाँ, तो आपका जो रूटीन था वो क्या रहा? डेली रूटीन। डेली रूटीन। करंट अफेयर्स के बाद मैं थक जाती थी काफ़ी, तो जो पसंद का सब्जेक्ट है जो कि रीजनिंग है, सबको पसंद होता है, सबको नॉर्मली पसंद होता है। तो मैं 2 मेंस की पजल लगा रही थी, तो उससे मेरा माइंड थोड़ा ऐसे ठीक हो जाता, फ्रेश हो जाता था। फिर मैं मैथ्स के लिए रेडी हो जाती थी। ठीक है। फिर मैं 1 DI करती थी और 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करती थी। वो सारे टॉपिक है, हर टॉपिक का एक सवाल करना, आपको मिक्स्ड करना है। नॉर्मली आप 5 चैप्टर्स और 5 चैप्टर्स को बांट लें, हर चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन कर लें, बहुत होता है। बहुत होता है, उससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज उससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। अच्छा ये बताओ, जो लोग 50-50 क्वेश्चन मैथ्स के डेली लगा रहे होते हैं, उन्हें कोई बहुत फायदा होता है? सर कोई फायदा नहीं है, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस लगाने से क्या फायदा? एक ही टाइप के क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा तो है? एक क्वेश्चन में अगर आप कुछ नया सीख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट। अच्छा, जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका यदि कोर्स ठीक से है और प्रैक्टिस के लिए, तो 1 मंथ इज इनफ फॉर प्रैक्टिस? सर मुझे तो मतलब 1 मंथ का मैंने सोचा था, बट मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो मेरा 20 या 15 दिन में भी हो 20 गया या था। 15 दिन लगे मेरी थे। सारी प्रीलिम्स निकली। सारी प्रीलिम्स निकली हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि कोचिंग्स में डेली प्रैक्टिस सीरीज चल रही होती है, एवरी डे प्रीलिम्स 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 कर रहे होते हैं, और इतना सारा काम होता है कि उन्हें फुर्सत ही नहीं होती। अच्छा, खालीपन का कितना रोल है आपकी सफलता में? सर खालीपन, जैसे कि आप पूरे हफ्ते काम कर रहे हो मंडे टू फ्राइडे, तो आपको 1 या 2 दिन ऐसा चाहिए कि आप खुद के लिए थोड़ा कुछ भी नहीं करो, मतलब सो या फिर कहीं घूमने चल जाओ। 1-2 दिन ऐसा चाहिए, रिवाइव का ब्रेक रिवाइव चाहिए। बट लोग नहीं लेते, वो एक्सर्शन करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। बट मेरा था कि संडे और सैटरडे को ब्रेक लेना है, सैटरडे को हाफ डे
और संडे को तो फुल डे। संडे को फुल डे। और संडे को हम क्या करते थे? बस करंट अफेयर्स सुबह रिवाइज करंट अफेयर्स को रिवाइज करते थे। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है आपकी पूरे सक्सेस में कि श्रुति सुबह कितने बजे पहुंचती है किंग्स? सर 8 बजे। 8 बजे पहुंचती है। उसके बाद में श्रुति अपना जीके वाला पूरा कार्यक्रम सेट करती है। सर मैं घर से करके आती थी। हाँ, घर से करके आने के बाद में और फिर आती मतलब वो न्यूज़पेपर और रीजनिंग जो करना है, तो सुबह आना है और रीजनिंग शुरू करनी है। तो किंग्स पर आते ही क्या करते थे? सर आते ही रीजनिंग करती थी। रीजनिंग करते थे, उसके बाद थोड़ा थक गए, उसके बाद क्या करते थे? सर उसके बाद मैथ्स करती थी, या फिर जैसे अगर मुझे ज़्यादा ही बोरियत लगती थी तो फिर मैं एडिटोरियल्स पढ़ती थी। एडिटोरियल्स आपका एंटरटेनमेंट रहा है। हाँ। एसबीआई पीओ में इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन 90 मार्क्स का है, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। आपने डिस्क्रिप्टिव कब से शुरू किया था और इंटरव्यू की तैयारी आपने कब से शुरू की थी? सर मतलब मार्च में पिछले साल मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, लाइक एसबीआई पीओ के आप इंटरव्यूज दे रहे थे। राइट। तो उसमें आपने मुझे ऐड कर लिया था, तो मैंने सोचा कि हाँ बढ़िया, इंटरव्यू का एक्सपोजर हो जाएगा। वो एंड था कहीं ना कहीं दिमाग में कि इंटरव्यू का एक्सपोजर लेना है, तो उस टाइम अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने उसका फ़ायदा उठाया। तो इंटरव्यू की तैयारी, तो वहाँ से मेरा मतलब थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि कैसा होता कैसे करना है, कैसे करना। अच्छा, स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए? सर बिल्कुल, अगर मौका मिले तो करना ही चाहिए। तो एंड गोल का यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में वो प्रेशर बिल्ड होगा, बाद में फिर वो एसबीआई टाइम भी कम देता है आपको। एसबीआई टाइम भी कम देता है। और सर डिस्क्रिप्टिव के लिए? डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने जैसे मेरा फरवरी से ऐसा था कि कुछ पार्ट्स में मैंने ब्रेक किया था मंथ्स को। फरवरी टू अप्रैल मुझे वो चीज़ें करनी है जो स्टैटिक है। स्टैटिक है, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस, टाइपिंग सीख ली मैंने, हाँ। डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा सा एक्सपोजर ले लिया, इंटरव्यू का ले लिया मैंने, राइट। मैंने ग्रामर कंप्लीट कर दी, कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया। कंप्यूटर कंप्लीट तो ये जो स्टैटिक पार्ट है वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। सो यदि आप एक बार स्टैटिक पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके पास बहुत थोड़ा सा रह जाता है। हाँ। आपके कंट्रोल में रहता है सब कुछ। कंट्रोल में रहता है। तो मई से मैंने एक तो हमने ये किया कि सबसे पहले स्टैटिक पार्ट को खत्म करो, खत्म कर दिया। दूसरा फिर मई से मैंने एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करी। ठीक है। जिसमें मैंने करंट अफेयर्स भी 1 मई से स्टार्ट किया, एंड देन उसमें प्रैक्टिस में मैंने जैसे अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस, डीआई, अरिथमेटिक, ये सब डेली प्रैक्टिस में रही मैं। राइट। तो एक्चुअल प्रैक्टिस मैंने मई से स्टार्ट करी, उसके पहले मैं बस कंप्लीट करी थी कि बाद में कहीं उस चीज़ को लेके बस रिविजन करना रहे, मतलब उसे सीखना ना रहे। यस। तो मई से लेके जून तक का मेरा पूरा मेंस पे फोकस था। ट्रू। उसमें मेरा प्री में बिल्कुल फोकस नहीं था, क्योंकि मुझे था कि अगर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगी तो प्री में फिर क्या बचेगा? प्री में क्या ही बचेगा? मतलब यदि आपने मेंस को बहुत ठीक से कर लिया तो स्पीड का इशू रहेगा, और स्पीड तो मिथक है। हाँ। स्पीड तो पूरी तरह से मिथक है। हाँ। चेतन ने भी जैसे पिछले में बताया, और यही बात रिंकू ने कही, सेम बात जो है वो अंकिता भी कह चुकी है, और सेम ही बात जो है वो वैशाली भी कह चुकी है कि स्पीड पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। मेंस को टारगेट रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप स्पीड तो अपने आप ही बिल्ड कर लेंगे। फिर इतने में लगभग दोपहर शाम हो गई, फिर शाम को क्लासेस रहती थी। शाम को क्लासेस रहती थी, तो दोपहर बाद आपकी क्लासेस रहती थी। तो मैं अक्सर ये मानता हूँ कि एक स्टूडेंट जो खुद को एसबीआई पीओ के रूप में देखता है, उसमें डिसिप्लिन का कितना रोल है? सर यही चीज़ मुश्किल है, लाइक डिसिप्लिन इज द टफेस्ट पार्ट इन दिस थिंग। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत इजी गया था मेरे लिए सब चीज़। हाँ। काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस थे, कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करना पड़ा जो मुझे करने की इच्छा थी खुद। राइट। घर वाले कहीं घूमने भी गए थे तो उनको मना करा और मैं अकेली रही घर पे। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरी जर्नी, ये पूरा साल हमने अकेले दिया। मतलब अच्छा, इसमें ये बताओ कि जो लोग ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहना बुरी बात नहीं है, पर कभी कभी ग्रुप में रह करके वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल हो जाते हैं और स्टडीज़ है वो सबऑर्डिनेट हो जाती है। तो इस में फोकस्ड रहने की कितनी ज़रूरत है? सर मैंने खुद ने लाइक 1 साल काफ़ी डीफोकस थी मैं, काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ों में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई थी। तो वो ठीक है, एक एज वाइज हो जाता है, बट बाद में आपको रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि आपको आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। राइट। तो जब रियलाइज़ होता है उसके बाद आप काम करते हो उस चीज़ पे, और वो काम जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपने देखा कि श्रुति ने 2 बार बोला कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स आपका एज ब्रैकेट ऐसा है कि डी फोकस्ड हो जाते हैं, लेकिन यदि आप उस डी फोकस से रियलाइजेशन से बाहर निकलते हैं और आप वापस फोकस्ड होते हैं
तो इस पूरी एक्टिविटी को 6 महीने की लिटरेसी के बाद साल भर में निपटाया जा सकता है। मैं एक बार रिपीट कर दूं कुछ चीज़ों को कि श्रुति ने जो जो कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसिप्लिन मैटर्स अ लॉट। आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना बैलेंस अप्रोच यदि आपकी नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। शुरू से आप स्टैटिक पार्ट पे फोकस करें। दैट इंक्लूड्स आपकी बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर और थोड़ा रीडिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिस्क्रिप्टिव एंड टाइपिंग स्किल्स। बहुत सारे विद्यार्थी टाइपिंग नहीं सीखते हैं। आप जानते हो कि यदि आप मेंस एग्जामिनेशन में टाइपिंग अच्छी है आपकी, तो आप अपना स्पीड वर्क अच्छे से कर सकते हो, आप ड्राफ्ट बना सकते हो, और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी 40+ की वर्ड पर मिनट स्पीड है, तो मैं आराम से इसे टाइप तो कर ही दूंगा। तो स्टैटिक वाला पार्ट दैट इंक्लूड्स टाइपिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव एंड कंप्यूटर। इसे आप पहले से करके साइड में रख दीजिए, बाद में इसे आपको केवल रिवाइज करना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फॉर 90 मार्क्स। इंटरव्यूज़ की तैयारी आप उस समय मत कीजिए जब आपको इंटरव्यू कॉल हुआ है। एटलीस्ट 8-10 महीने पहले ही उसे क्या करिए, शुरू कर दीजिए, ताकि वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। और कोशिश करिए कि जिन लोगों का अभी इंटरव्यू हो रहा है उन्हें ऑब्जर्व करने का आपको मौका मिले। यदि ऐसा होता है तो आप समझ पाएंगे हाउ टू डील विद रियल सिचुएशंस। श्रुति, कोई मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? सर, एक तो बात जो आपने कही थी कि मतलब कंपेयर ना करें किसी से भी, राइट। खुद के ऊपर बिलीफ रखें, जो आप कर रहे हो वो सफिशिएंट है। मतलब अगर आप शिद्दत से कर रहे हैं, अगर आपको रात को सोते टाइम ऐसा लग रहा है कि हाँ आज के टास्क कंप्लीट हुए, तो सफिशिएंट है, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्मो से बचें। और फॉर्मो से नहीं बचेंगे तो आपको लगेगा मैं ये वाला टेस्ट भी दे लूँ, वो वाला टेस्ट भी दे लूँ, मैं उसके भी नोट्स पढ़ लूँ, मैं इसके भी नोट्स पढ़ लूँ। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अवॉइड फियर ऑफ मिसिंग आउट। enjoy life. Thank you Shruti, thank you for being with us, and we expect कि जो बहुत ही सरल सी हमने एक गहरी चर्चा विद्यार्थियों के समक्ष पूरी तैयारी खोल के रख दी है। अब यदि कुछ आप जानना चाहें तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं आपके लिए माध्यम बनूंगा। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू श्रुति, और आप कभी कुछ पूछना चाहते हैं पर्सनल लेवल पर, सो यू कैन ऑलवेज कम visit King's Academy, and we will try to connect you to Shruti, and she will be happy to help you out. Thank you.